लाइफ। एक बार नीचे ओपीडी देख लेना। Hello everyone, I am Simran Turak. I welcome you all on this grand event जिसका नाम है बातें किडनी की, organized by WeTogether.care on the occasion of World Kidney Day. World Kidney Day aims to raise awareness among people who have kidney-related problems and treatment and impact of kidney illness overall. इसका उद्देश्य दुनिया भर में लगातार बढ़ रही किडनी की बीमारियों को रोकना है. We have gathered here to celebrate Kidney Day. आज हमारे साथ है इंडिया के रिनाउंड डॉक्टर्स आपकी किडनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे. एक्सपर्ट्स विल गाइड यू, अनफोल्ड स्टिग्मास रिलेटिंग किडनी डिसीज एंड ब्रिज नॉलेज गैप फॉर यू. We are going to talk about kidney disease, kidney care, kidney diet. We'll hear inspirational story of one of the kidney fighter and we're going to get linked with a financial helping hand. This program is brought to you by WeTogether.care. WeTogether.care, the organizer of this event, is an online platform जो CKD patients के लिए बना है. We create online community for CKD patients. यहाँ आप अपनी problems, queries, questions, doubts clear कर सकते हो. We believe एक जैसे disease का सामना करने वाले लोग एक दूसरे को बेहतर समझा सकते हैं और समझ सकते हैं. We have experts, physicians, doctors, consultants, dietitians boarded on this platform. So log in today on WeTogether.care to stay connected with doctors. Let's start. Let's start event. Today we have a prestigious guest with us. He is well known as Kidney Man of India. He is among the top 10 transplant surgeons across the globe who is certified of performing a robotic kidney transplant. Please welcome Dr. Priyadarshi Ranjan, Indian urologist, robotic surgery specialist, kidney transplant surgeon cum researcher. He founded and established a comprehensive kidney transplant program at Fortis Hospital, Mohali. I request Mr. Rahul to carry forward session. थैंक यू सिमरन, वेरी वेलकम यू सर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में. थैंक यू वेरी मच सर. या So it's a great pleasure having you and I'm very sure that आज हमारे जो भी दर्शक, आज जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म से कई लोग जुड़े हुए हैं, और इस वर्ल्ड किडनी डे के मौके पे आपसे उन्हें गाइडेंस मिल रहा है, आपको सुनने का मौका मिल रहा है. ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारी प्लेटफॉर्म की तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा. सो जैसे इंडिया में आपको किडनी मैन के नाम से जाना जाता है. सो इस तरीके से जो आपकी पूरे आज तक की आपने जो पूरी वर्क आपका काम किया हुआ है, रिमार्केबल अचीवमेंट्स है, लिस्ट ऑफ थिंग्स जैसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है. सो ऐसे कई सारे अचीवमेंट्स हैं और आपके जो पेशेंट्स को कई बेनिफिट्स हुए हैं. तो हम आपसे शुरुआत में थोड़ा सा आपके बारे में हिस्ट्री और आपका जो कार्य है इस विषय में जानना चाहेंगे सर. अच्छा, आप WeTogether.care के सभी जो भी श्रोता दर्शक जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार. और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं सभी पेशेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा हूँ. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जब हम मरीजों से डायरेक्टली बात करते हैं. ये हमेशा हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होती है. और थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया. मैं एक बहुत छोटा सा यूरोलॉजिस्ट हूँ. सो मैं आई एम ट्रेन्ड इन यूरोलॉजी. सो मैं किडनी के ऑपरेशंस करता हूँ. किडनी, पेशाब से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं, चाहे वो किडनीज की हों, यूरोलॉजी की हों, प्रोस्टेट की हों, पेशाब की थैली की, पेशाब की नली की. और मेरा मेजॉरिटी ऑफ काम किडनी ट्रांसप्लांट में या किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स को देखने में होता है. और नॉर्मली मेरा जो बल्क वर्क है वो किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी कैंसर, ये दो बीमारियां हैं जो कि मैं प्रमुख रूप से देखता हूं, और इनके काफ़ी ऑपरेशंस हम लोग कर चुके हैं. अभी मैं फ़िलहाल फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में किडनी ट्रांसप्लांट, यूरोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ. और पिछले 10-11 वर्षों से यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ. और जो मेरे थोड़े बहुत अचीवमेंट्स वो ये हैं कि मैं थोड़ा सा
नॉर्मल से हट के जो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं ट्रांसप्लांट के या कई बार किडनी ट्यूमर के, तो उनके मैंने कुछ एक केसेस अच्छे किए हैं जो कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हुए या बहुत उसको लोगों ने सराहा, बट दे वर वेरी रिस्की ऑपरेशंस एंड बिल्कुल, हम लोग गाइडलाइन से हट के थोड़ा-सा डेविएट होके मरीज़ों की जान बचाने के लिए उनको कॉन्फिडेंस में लेके हम लोग ने प्रयास किया और सफल रहे। बिल्कुल। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरी उपलब्धियाँ आप मान सकते हैं। अदरवाइज़ लगभग 1000-1200 किडनी ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ मैं, जो कि अकेले सिंगल सर्जन से ही मैंने अपने ही हाथों से सारे डोनर और रिसिपिएंट ऑपरेशन स्वयं किए हैं राइट फ्रॉम द ट्रांसप्लांट। और लगभग 700-800-900 मरीज़ हम लोग डेली डेली तो नहीं, लेकिन ये ओपीडी में ट्रांसप्लांट के फ़ॉलो-अप में चलते हैं और उनसे जुड़ी हुई जो भी संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम लोग समय-समय पर देखते रहते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि आज आपकी जो भी जिज्ञासाएँ हैं, जो भी आपके मन में सवाल हैं या डाउट्स हैं, उसको हम लोग जितना क्लैरिफ़ाई कर सकें। बिल्कुल। और सर सबसे शुरू-शुरू में मैं सभी दर्शकों को और श्रोताओं को ये ज़रूर बधाई भी देना चाहूँगा क्योंकि आज वर्ल्ड किडनी डे है। जैसा कि हाँ अभी जी, बता रही थी, वर्ल्ड किडनी डे का उद्देश्य सिर्फ़ ये नहीं है कि जिनको किडनी की बीमारी है वही लोग जागृत हों या वही लोग उसके लिए एफ़र्ट करें। वर्ल्ड किडनी डे हर साल मार्च के महीने में सेकंड थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है और उसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि जो किडनी डिज़ीज़ है, क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ ये एसिम्प्टोमेटिक डिज़ीज़ होती है। इसका पता लोगों हुँ, को चलता ही नहीं और जब तक इसमें लक्षण आते हैं तो इसमें बहुत देरी हो चुकी होती है। सो नॉर्मली मोर देन 90% किडनी डैमेज हो चुकी होती है। इसलिए हम ऐसी लाइफ़स्टाइल अपनाएँ, ऐसी मेजर्स लें और इतने अलर्ट रहें कि जब भी हमारे को कोई भी ऐसा सिम्पटम हो, उससे हम बहुत पहले ही किडनी डिज़ीज़ के प्रति सचेत रहें और उसको इनिशियल स्टेज में ही करेक्ट कर लें या आइडेंटिफ़ाई कर लें और जो भी मेजर्स हो उसको ले लें, ताकि हम जो एंड स्टेज किडनी डिज़ीज़ है वहाँ तक ना पहुँचे या अगर अनफॉर्च्यूनेटली ऐसी बीमारी है जिसमें एंड स्टेज किडनी डिज़ीज़ हो रही है, तो समय रहते ही बाकी प्रिकॉशंस लेके डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की तैयारी करना शुरू कर दें। सो वर्ल्ड किडनी डे का सेलिब्रेशन इसलिए होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल लोगों को अवेयर कर सकें कि किडनी डिज़ीज़ जो है ये काफ़ी कॉमन है। 4 में से 1 आदमी को हो सकती है और होती ही है अगर हम वर्ल्ड इंसिडेंस देखें तो। और हम क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अपने से दूर रख सकें, आइडेंटिफ़ाई कर सकें और एक स्वस्थ लाइफ़स्टाइल जी सकें और किडनी की बीमारी से दूर रह सकें। बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और मुझे लगता है इस मौके पर अवेयरनेस जो है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, वो उद्देश्य होना चाहिए। 2 तरीके से अगर हम चीज़ों को देखते हैं जिसमें एक पहले से पूर्व जो कोई मरीज़ हैं, जो किडनी की समस्या से परेशान हैं और दूसरे वो लोग जो शायद आज तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, शायद वो जानते भी नहीं है कि क्या उन्हें कोई किडनी संबंधित तकलीफ है। जैसे आपने कहा कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स रहते हैं, कोई उन्हें लक्षण होते ही नहीं और बाद में अचानक से एक्सीडेंटली बोलिए या किसी मौके पर उन्हें पता चल जाता है। तो मैं आपसे थोड़ा ऐसा जानना चाहूँगा कि एक तो जो लोग आज उन्हें कुछ नहीं है और आज विल टेक दिस एज़ अ इनिशिएटिव किडनी वर्ल्ड किडनी डे पर कि जिन्हें आज कुछ है नहीं, जो स्वस्थ एटलीस्ट अपने आप को समझते हैं, उनके लिए क्या रेगुलर स्टेप्स होने चाहिए कि वो अपना ध्यान रख पाएँ या कौन से ऐसे पैरामीटर्स है, कौन सी ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि इवेंचुअली उन्हें किडनी संबंधित कोई तकलीफ हो नहीं रही है और अगर हो भी जाती है तो शुरुआती दौर में समझ आए ताकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़े नहीं। तो किडनी में 2 प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। एक तो होती है एक्यूट किडनी डिज़ीज़ और एक होती है क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़। सो एक्यूट किडनी डिज़ीज़ का अर्थ होता है जैसे कि स्टोन है कोई या फिर इन्फेक्शन हो गया किडनी में या किसी प्रकार की रुकावट आ गई जिसमें बड़ी जल्दी सिम्पटम्स हो जाते हैं और हम लोग सर्जरी करते हैं और मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है, किडनी रिपेयर हो जाती है। या दवाओं से ठीक हो जाती है और दूसरी है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का अर्थ होता है कि ये एक मेडिकल बीमारी है जिसमें किडनी धीरे-धीरे अपना फंक्शन खोने लगती है। किडनी सूखने लगती है, उसका साइज़ छोटा होता चला जाता है और धीरे-धीरे उसका फंक्शनल लॉस होता है और ये प्रोसेस टेक्स सेवरल इयर्स टू डेवलप।
तो जो क्रॉनिक किडनी एक्यूट किडनी डिजीज़ तो हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। किडनी कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि स्क्रीनिंग में ही पता चलती है और बिना स्क्रीन किए उसका पता चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन ये होगी कि जिनकी भी उम्र एटलीस्ट 40 इयर्स प्लस है, वो लोग साल भर में जब अपना एक एनुअल हेल्थ चेक कराएँ, तो उसमें 2 इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं। एक तो है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, जो कि किडनी में किसी प्रकार की कोई गाँठ हो या उसके साइज़ में सिकुड़न हो, छोटी हो, बड़ी हो, वो सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ है यूरिन में प्रोटीन का टेस्ट। यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है तो ये एक इनडायरेक्ट मार्कर है किडनी इंजरी का, जो कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में हो सकता है। और तीसरी चीज़ एक सीरम क्रेएटिनिन का टेस्ट होता है, जो कि ब्लड टेस्ट है। नॉर्मल क्रेएटिनिन लेस देन 1.5 हम लोग मापते हैं। अगर इससे बढ़ा है क्रेएटिनिन तो ये किडनी की बीमारी दर्शा सकता है। तो जब भी आपका एनुअल हेल्थ चेक हो, एक तो 40 इयर्स प्लस सभी लोगों को अपना हेल्थ चेक कराना चाहिए, वेदर दे आर सिम्प्टोमेटिक और नॉट, इट डज़न्ट मैटर। और बिल्कुल। साथ ही साथ ये जो 3 टेस्ट मैंने बताए, किडनी का अल्ट्रासाउंड या पेट का अल्ट्रासाउंड, एक यूरिन में प्रोटीन हुँ, की मात्रा का टेस्ट और साथ हुँ। ही साथ सीरम क्रेएटिनिन का टेस्ट, ये 3 टेस्ट ज़रूर कराएँ। इससे काफ़ी किडनी की बीमारियाँ हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में हमें जल्दी पता चल सकता है। बिल्कुल। सो ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से है और ऐसे कई सिचुएशंस होती हैं जिन्हें कुछ लोगों को हम जिसे कोमॉर्बिडिटी कह सकते हैं कि कोई और अन्य उन्हें बीमारियाँ हैं, वेदर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए या कुछ पर्टिकुलर टेस्ट फ्रीक्वेंटली कराने चाहिए, ऐसा कुछ? जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, इसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। तो उन रिस्क फैक्टर्स में सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। तो ये 2 बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि मोर देन 60% किडनी फेलियर प्रोड्यूस करती हैं। जो अगर हम लोग 100 मरीज़ किडनी फेलियर के देखते हैं, तो उसमें से 60% मरीज़ों की किडनी या तो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के कारण खराब हुई होती है। हुँ, और उसमें भी डायबिटीज़ सबसे कॉमन है। सो डायबिटीज़ वाले लगभग 1/3 पेशेंट्स में मोर देन 10 इयर्स की ड्यूरेशन जब डायबिटीज़ की हो जाती है, तो लगभग 1/3 से हाफ पेशेंट्स में कुछ न कुछ किडनी में नुक्स आता ही आता है। whether it is proteinuria, whether it is rise in creatinine, whether it is chronic kidney disease. तो ये जो 2 रिस्क ग्रुप हैं, ये बड़े हाई रिस्क ग्रुप हैं। तो इन पेशेंट्स की तो स्क्रीनिंग बहुत रेगुलरली होनी चाहिए और कोशिश करेक्ट। करें तो 3 महीने पे करा लें या फिर 6 महीने पे करा लें, डिपेंडिंग ऑन कि उनका शुगर लेवल कैसा है, प्रोग्रेशन कैसा है, कितना कैसा लाइफ़स्टाइल है, वेदर दे आर एक्सरसाइजिंग, वेदर दे आर टेकिंग डाइट प्रिकॉशंस और नॉट। सो इन सब चीज़ों पे टेस्ट की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। They should be very, very alert, check their blood pressures regularly, adopt a very healthy lifestyle, and maybe they can get checked every 3 months. If 3 months is not possible or they are not able to afford, then every 6 months is a must. ओके, वंडरफुल। सो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट टेक अवे है। जो लोग जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वो अगर उन्हें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो उनके सवाल जो मैं देख रहा हूँ, कई सवाल आ रहे हैं व्हाइल ये हमारा सेशन चल भी रहा है और उसके अलावा भी हमारे पास कई सारे सवाल हैं। तो हम कोशिश करेंगे सवाल लेने की, बट जो लोग जिन्हें ऑलरेडी किडनी परेशानी उनकी ऑलरेडी चल रही है, मरीज हैं, उनके तो मैं सवाल लेने ही वाला हूँ, बट बिकॉज़ आज वर्ल्ड किडनी डे है तो शायद हमने पहले 5, 10, 15 मिनट सोचा कि हम वो लोग जो आज अपने आप को स्वस्थ समझते हैं और शायद उनके साथ कुछ और 2-4 बीमारियाँ जुड़ी हुई हैं, वक़्त के साथ अगर वो किडनी डिसीज़ से बचना चाहते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो डॉक्टर रंजन ने बहुत सही तरीके से उसे समझाया है। सर, अगला एक कुछ जो हम लोग बिफोर वी गेट ऑन टू सीकेडी स्पेसिफिकली, कुछ लोगों का जो रिकरिंग कॉमन लोगों में प्रॉब्लम है वो स्टोन्स की प्रॉब्लम एक होती है और यूरिनरी जो ट्रैक यूटीआई का जो इशू है ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है। तो इवेंचुअली क्या ये चीजें जो किसी को रिकरिंग हो रही है या बहुत लोगों को परेशानी होती है, क्या ये इवेंचुअली लोग सीकेडी रिलेटेड जोन में आ सकते हैं? Okay, so let me first begin with stone. Stone is quite common and it affects both males and females, and then I'll talk about UTI. तो जो किडनी श्योर। स्टोन्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो यंग स्टोन फॉर्मर्स होते हैं जो जिनको कि कम उम्र में स्टोन बना होता है, लेस देन 30 इयर्स या 35 इयर्स, और कुछ लोग होते हैं जिनको कि लेट एज में स्टोन बनता है, मोर देन 40 इयर्स।
तो जो यंग स्टोन फॉर्मर्स होते हैं, इनके ब्लड में कुछ ऐसी एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं या पैराथॉर्मोन ग्लैंड में कुछ ऐसी एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं, जिनकी वजह से इनको बार-बार स्टोन बनता रहता है, रिकरेंटली बनता रहता है और हर 5 से 7 साल में इनको एक स्टोन का एपिसोड होता है, चाहे वो स्टोन निकलता है, चाहे उसकी वजह से दर्द होता है, चाहे इन्फेक्शन होता है। तो एक तो ये ग्रुप है स्टोन वालों का। दूसरा ग्रुप है जिनको 40 साल के बाद एक स्टोन बना, 50 साल की एज में स्टोन बना, 60 साल की एज में स्टोन बना, तो इन लोगों को ये वाले जो पेशेंट्स हैं, ये नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ये बड़े-बड़े स्टोन लिए रह जाते हैं और अनफॉर्च्यूनेटली अगर दोनों किडनी में स्टोन हो गया, तो ये लोग सीकेडी वाली स्टेज में जा सकते हैं, अगर उसका सही समय पर इलाज नहीं कराया। नॉर्मली स्टोन डिज़ीज़ के पेशेंट्स में सिम्पटम्स ज़्यादा होते हैं, तो वो पेशेंट्स को तुरंत पता चल जाता है, पेन होता है या फिर ब्लड आता है यूरिन में, तो दे इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर, गेट एन अल्ट्रासाउंड डन एंड अगर अलर्ट पेशेंट हैं, पढ़े-लिखे पेशेंट हैं, तो समय रहते किडनी स्टोन का इलाज करा सकते हैं। तो नॉर्मली अगर जागरूक पेशेंट हैं, तो वो सीकेडी वाली स्टेज में नहीं पहुँचते हैं। जो सीकेडी वाली स्टेज में पहुँचते हैं मरीज़ किडनी स्टोन के, वो पेशेंट्स होते हैं जो कि नेग्लेक्टेड होते हैं, जो कि अपना ना तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, दर्द हुआ, दर्द की दवाई ले ली, चुपचाप बैठ गए, टेस्ट नहीं कराया। दर्द की दवा लेने से 2 तरह के नुकसान होते हैं, एक तो आपने जो प्राइमरी बीमारी है उसको बढ़ते रहने दिया, सिर्फ दर्द को कंट्रोल किया, लेकिन जो बीमारी जिसकी वजह से दर्द हुआ था, वो तो बढ़ ही रही है। तो हाँ किडनी जी। स्टोन की वजह से जो किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन था वो बढ़ रहा है। तो एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरी चीज़ जो दर्द की दवाइयाँ हैं ये किडनी में और मेडिकल रीनल डिज़ीज़ पैदा करती हैं, इनके नुक्स किडनी में और होते हैं। तो ये दो तरफ़ा हमला होता है किडनी का और ऐसे मरीज़ जो नेग्लेक्ट करते हैं सिम्पटम्स को और पेन किलर्स लेते रहते हैं, ये सीकेडी की तरफ ज़रूर जाते हैं। साथ ही ओके। साथ जो यंग स्टोन फॉर्मर्स होते हैं या रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स होते हैं, जिनको बार-बार स्टोन बन रहा है, उनको साल भर में 2-3 बार अपना अल्ट्रासाउंड कराते रहना चाहिए। ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि स्टोन कम बने, जैसे कि नॉन-वेज डाइट कम लें, नमक कम लें, पानी ज़्यादा पिएँ। तो कुछ एक मेजर्स लें जिससे स्टोन कम बने और अगर बने भी तो फ्लश आउट हो जाए, निकल जाए। छोटा हाँ जी। स्टोन हो वो उसको बढ़ने का टाइम ही ना मिले और वो फ्लश आउट हो जाए। साथ ही साथ जी। एक पोटेशियम साइट्रेट सिरप आता है, साइट्रेट की कमी से काफ़ी लोगों को स्टोन बनते हैं, तो साइट्रेट की रिप्लेसमेंट कर लें अपनी डाइट में। नींबू पानी ज़्यादा पिएँ या फिर आर्टिफ़िशियल साइट्रेट के सिरप्स आते हैं, इनको दिन में 2-3 बार सेवन किया जा सकता है, 2-3 महीने में 1 बार। जी। तो ऐसा उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिनको पता है कि मुझे बार-बार स्टोन बन रहा है। जी। तो ये अगर मेजर्स लेंगे, थोड़ा-सा अलर्ट रहेंगे तो इन पेशेंट्स के सीकेडी में जाने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। जी। बट अगर इसको इग्नोर करेंगे, तो ये ज़रूर पेशेंट्स किडनी फेलियर में चले जाते हैं। तो 100 में से 1-2 मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनकी किडनी स्टोन की वजह से खराब हुई होती है। जी, 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 जी। तो सो द सेकंड पार्ट वाज़ यूटीआई। हाँ, अगर कोई इससे यूटीआई। स्टोन रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं उसको आगे क्लैरिफाई कर देता हूँ, अदरवाइज़ आई विल मूव टू यूटीआई। नहीं सर, मेरे ख्याल से स्टोन की केस में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने बात कही और बहुत महत्वपूर्ण जो इसका टेक अवे है लोगों के लिए और शायद जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, हम आज इस मौके पर और इस प्लेटफ़ॉर्म से उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको स्टोन रिलेटेड दिक्कत होती है, तो आप कृपया उसका ध्यान दीजिए और सर ने जैसे हमें गाइड किया है, उस तरीके से हम लोग उसे फ़ॉलो करेंगे। कई सारे सवाल आ रहे हैं मैं जस्ट व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि हम सवाल मोस्ट ऑफ देम सारे लेंगे, कोशिश करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। सर यूटीआई के बारे में जो आप बता रहे थे, दो सेम मैंने पूछा कि यूटीआई भी उसी तरीके से बहुत कॉमन है और फीमेल केस में और भी ज़्यादा कॉमन नज़र आता हुँ। है। तो इसके लिए क्या ध्यान रखा जाए और इवेंचुअली कैसे अवॉइड किया जा सकता है यहाँ पर पहुँच? जो यूटीआई है, यूटीआई का अर्थ होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कॉजेज़ पुरुषों में और महिलाओं में अलग-अलग होते हैं। तो सबसे पहले अब मैं महिलाओं की बात करता हूँ क्योंकि वो बहुत कॉमन है और लगभग एवरी हाउसहोल्ड में हर महिला को अपने जीवन पर्यंत कभी न कभी यूटीआई ज़रूर होता है। और यूटीआई महिलाओं में इसलिए कॉमन होता है क्योंकि जो उनकी पेशाब की नली की ओपनिंग होती है, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, जो कि वजाइना में खुलती है और उनकी जो एनल ओपनिंग होती है, जो मल त्यागने की छिद्र होता है, वहाँ वो दोनों बहुत पास होते हैं और जो कोलन के बैक्टीरिया हैं, पॉटी से ज़रा-सा भी इन्फेक्शन, एक ड्रॉप भी पानी अगर इन्फेक्शन का आगे पेशाब के रास्ते के पास आ जाए, तो वो फ़ौरन यूटीआई पैदा कर देता है। इसीलिए हमारे डॉक्टर्स की जो परिभाषा में, मेडिकल परिभाषा में एक महिला को साल में 2 बार से 3 बार यूटीआई होता ही होता है और ये एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल ओके। इसलिए क्योंकि उनकी शरीर की बनावट ऐसी है, प्लस
Females are susceptible for a UTI because they are menstruating, especially menstruating females. उनके पैड की क्या हाइजीन है, ये सब भी बड़े इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। देन उनकी सेक्सुअल हाइजीन कैसी है, बिकॉज बैड अनहेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से भी यूटीआई काफ़ी हो जाता है। और जी। इसके साथ साथ उनके अंडरगारमेंट्स की क्लीनलीनेस कैसी है, उनकी टॉयलेट हाइजीन कैसी है। जैसे लोग बहुत ज़्यादा जेट पंप यूज़ करते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट जी। सीट यूज़ करते हैं, तो जो ये वेस्टर्न टॉयलेट सीट्स होती हैं, इनमें जेट का जो पानी का प्रवाह होता है, वो पीछे से आगे की तरफ आता है। तो पीछे जी। से जो स्टूल से लेडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो आगे यूरिन पैसेज की तरफ आ जाते हैं और बहुत से लोगों में, बहुत सी महिलाओं में यूटीआई हो जाता है। तो इसलिए उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि वो हैंड शावर का यूज़ करें, हैंड फॉसेट जो आता है वो यूज़ करें, या टिश्यू जी। पेपर का यूज़ करें क्लीनिंग के लिए। तो एक तो ये ग्रुप है महिलाओं में यूटीआई का, जो कि होता है और मामूली से एक डोज़ ऑफ एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। जी। और एक दूसरा यूटीआई जो फीमेल्स में होता है और जो पुरुषों में भी हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं अपर ट्रैक्ट यूटीआई, यानी किडनी में इन्फेक्शन। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको कि हम नॉर्मल नीचे वाले हिस्से यानी पेशाब की थैली के इन्फेक्शन को कहते हैं। नॉर्मली जब यूटीआई होता है तो या तो पेशाब में जलन होती है, या ऐसा लगता है कि रुक-रुक के आ रहा है और पेशाब उतर नहीं रहा है, कभी-कभी पेशाब में खून भी आ सकता है, तो इस तरह की तकलीफ़ें होती हैं। जी। और जब अपर ट्रैक्ट यूटीआई होता है, यानी जब किडनी में इन्फेक्शन होता है, तो मरीज़ को बुखार आना शुरू हो जाता है। ये काफ़ी सीरियस टाइप का यूटीआई है, और अगर इसको हमने इग्नोर किया या इसमें गलत दवाइयाँ दी, तो इसमें क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि ओह! इसमें कई बार लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक चलाने की ज़रूरत होती है, या फिर दर्द की दवाइयाँ लेते हैं पेशेंट्स, या जी। कुछ ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो इसमें क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पुरुषों में जो यूटीआई होता है, वो 99% इज़ बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न। जैसे ओके। महिलाओं में तो एनाटॉमिकली हो जाता है और उसको नॉर्मल माना जाता है, लेकिन पुरुषों में अगर यूटीआई हो रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं माना जाता। तो पुरुषों में कोई न कोई कारण ज़रूर होता है, चाहे वो प्रोस्टेट हो, चाहे उनके यूरेथ्रा जो पेशाब की नली है उसमें कहीं सिकुड़न हो, चाहे हुँ। कोई और तरीके का इन्फेक्शन हो जो कि पेशाब के रास्ते ट्रैवल कर गया हो, या ट्यूबरकुलोसिस हो। सो मेल्स में जब भी यूटीआई होता है, उसको तुरंत हमें इलाज करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी। फीमेल वाला यूटीआई अगर 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, तो वो नॉर्मली ऐसे ही बिना एंटीबायोटिक के भी ठीक हो जाता है, पानी अच्छा पीने से ठीक हो जाता है, जो बॉडी की इम्यूनिटी है वही उसे ठीक कर देती है। जी। लेकिन दोनों प्रकार के यूटीआई अगर इग्नोर्ड हों और वो नीचे पेशाब की थैली से ऊपर किडनी में पहुँच जाएँ, जिसको कि हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, या इन्फेक्शन जब ऊपर ट्रैवल करने लगता है और मरीज़ के लिए जो सिम्पटम आता है वो बुखार है। तो अगर पेशेंट को बुखार जी। होने लगता है और उसके बाद यूरिन में इन्फेक्शन होता है, ये बड़ा सीवियर टाइप का यूटीआई है, और इसकी सही समय पर, सही दवा से, सही डोज़ में और सही ड्यूरेशन में इलाज ज़रूरी है, नहीं तो ये जी। गुर्दे को खराब कर सकता है। सो ये सीकेडी का कारण बन सकता है। ओह! ओके। सो मुझे लगता है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आज जैसे आप सर ने बताया अभी कि फीमेल केस में तो कुछ चीज़ें ऑब्वियस हैं, लेकिन मेल अगर पुरुषों की सिचुएशन में अगर उनको यूटीआई होता है, तो उन्हें बेहद ध्यान रखना ज़रूरी है और उन्हें आगे डॉक्टर के पास जाके जो ज़रूरी सलाह है, वो लेनी चाहिए। सो थैंक यू सर फॉर दिस। सर कुछ सवाल हम लोगों के पास में पेशेंट की तरफ से भी आ रहे हैं जब हम लोग लाइव है, तो मैं चाहता हूँ कि एक 2-3 सवाल वहाँ पर ले लें और उसके हुँ, बाद मैं थोड़ा ट्रांसप्लांट और उस विषय में जानकारी आपसे लेना चाहूँगा। तो कुछ पेशेंट्स जो अभी मैं देख रहा हूँ, उनमें से एक पेशेंट है, उन्होंने पूछा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। सो दे सेइंग कि ही इज सेइंग कि कुछ आप अगर बता पाएँ उस पे, शायद ये हो रहे हैं। एट द सेम टाइम कोई पॉलीसिस्ट उनका जो है किडनी फेल हो गई है उनका, तो उस रिलेटेड भी वो थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। ये सुजॉय तो करके हैं, तो जानना तो चाहेंगे। सुजॉय जी, पहले आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तब कहा जाता है जबकि किसी स्त्री या पुरुष के नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया हो। नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में 3 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन 24 घंटे में लीक हो रहा हो। जो किडनी है वो एक छन्नी की तरह होती है और वो हर चीज़ को छानती है और प्रोटीन को शरीर में रोकती है। तो जब किडनी खराब होने लगती है, तो उस छन्नी के छेद बड़े हो जाते हैं और जो प्रोटीन हमारे शरीर में ब्लड में है,
जो कि यूरिन में नहीं जाना चाहिए, वो यूरिन में लीक करने लगता है। और जब इस लीकेज की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा 3 ग्राम से ज़्यादा हो जाती है 24 घंटे में, तो इसको हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कई कारण होते हैं। इसमें कई प्रकार के गुर्दे में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कई ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ होती हैं, कई दफ़े स्टोन में भी हो सकता है, कई दवाइयों के कारण भी हो सकता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, जो कि सिर्फ़ हमें ये बताता है कि पेशेंट के गुर्दे से प्रोटीन छन रहा है। प्रोटीन छन रहा है, इसका मतलब गुर्दे में किसी प्रकार की समस्या है। इसको कायदे से क्लियर कट पता करने के लिए किडनी का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए और साथ ही साथ किडनी बायोप्सी होनी चाहिए, जिससे कि कारण स्पष्ट हो सके कि किस वजह से ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। सो कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जो ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉज़ है किडनी फेलियर का यंग एडल्ट्स में। नॉर्मली एक जेनेटिक बीमारी है जो कि पेरेंट्स से कैरी ऑन होती है बच्चों में। इट्स अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर और इसमें क्लासिकली 30 साल की उम्र के आसपास से किडनी में सिस्ट्स बनने लगते हैं और दोनों किडनी में धीरे-धीरे किडनी का फंक्शन डिटोरिएट होने लगता है और सिस्ट बनती जाती है और 35-40 साल के आसपास नॉर्मली पेशेंट्स का क्रेाटिनिन बढ़ने लगता है, उनका बीपी हाई रहने लगता है और क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले सिम्पटम्स आने लगते हैं। और मोर देन 90% पेशेंट्स की किडनी लगभग 50 साल तक उम्र पहुँचते-पहुँचते खराब हो जाती है पूरी तरह से। और ऐसे ओह! पेशेंट्स को या तो डायलिसिस पे आना पड़ता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है ये काफ़ी कॉमन बीमारी है इंडिया में और करीब-करीब 100 में से अगर हम लोग 100 ट्रांसप्लांट करते हैं तो लगभग 8 से 10 ट्रांसप्लांट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ वाले होते हैं। और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ ऐसी बीमारी है जिसको कि कोई भी डॉक्टर इसको रोक नहीं सकता बढ़ने से। ये एक जेनेटिक बीमारी है। ओह! और मोर देन 90% पेशेंट्स में किडनी फेलियर होना ही होना है, तो ऐसे पेशेंट्स को अपना ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बड़ा स्ट्रिक्ट रखना चाहिए और उनको मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि हमें ट्रांसप्लांट कराना ही है। जब वो प्रिपेयर्ड होते हैं तो बाकी सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ भी कर लेते हैं, जिससे जब उनका ट्रांसप्लांट का समय आता है तो उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होती और बहुत ईज़िली वो उस क्राइसिस फ़ेज़ को टाइड ओवर कर जाते हैं, बगैर डायलिसिस की ज़रूरत के। ओह! वंडरफुल। सो सर इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या उनको ट्रांसप्लांट के बाद भी बिकॉज़ वो जेनेटिकली कुछ चीज़ आई हुई है, सो डू दे स्टिल हैव रिस्क उसके बाद भी ट्रांसप्लांट के बाद या ट्रांस ट्रांसप्लांट किडनी में पॉलीसिस्टिक किडनी नहीं होती। तो एक बार ओके, ट्रांसप्लांट हो गया तो वो पेशेंट क्योर हो जाते हैं। करेक्ट, ओके। सो इसे सर ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम और प्रोटीन यूरिया संबंधित और भी 2 सवाल थे, जहाँ पे मिस्टर अनिल है वो पूछ रहे हैं कि उनका क्रिएटिनिन 1.8 है, 63 एज है उनकी, पिछले 20 साल से डायबिटीज़ है उनको और उनको ये प्रोटीन यूरिया भी है। और उसी सिलसिले में मुझे लगता है कुछ लोगों ने उस बारे में पूछा है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी प्रोटीन यूरिया है, जैसे राजेश जी हैं। तो इनमें क्या सलाह होनी चाहिए या क्या उन्हें करना चाहिए? सो सबसे पहले तो मैं पहला क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ कि जो जेंटलमैन हैं जिनका क्रेाटिनिन 1.8 है, 63 इयर्स एज है और 20 साल से डायबिटिक हैं, तो एक हाँ तो जी। अपने प्रोटीन यूरिया की वो मॉनिटरिंग करें कि किस लेवल का प्रोटीन यूरिया है और कितना उनके यूरिन में 1 ग्राम प्रोटीन आ रहा है, 1200 मिलीग्राम्स आ रहा है, 500 मिलीग्राम आ रहा है, 3 ग्राम आ रहा है। तो एक तो प्रोटीन यूरिया की मॉनिटरिंग करें और क्या राइट। ये सीरियली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कि आज इस महीने इतना था प्रोटीन यूरिया, अगले महीने इतना हो गया। कई ऐसी दवाएँ आती हैं, जिनसे कि ये प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल किया जा सकता है और जैसी इनकी हिस्ट्री है कि 20 साल से डायबिटीज़ है और क्रेाटिनिन धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो ये ऐसा मुझे लगता है कि ये क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ की शुरुआत हो गई है। ऑलरेडी ये स्टेज 1 और 2 में जा चुके हैं डिपेंडिंग ऑन प्रोटीन यूरिया और आने वाले समय में ये बीमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सो इट इज़ लाइकली अच्छा टू जी। प्रोग्रेस ओवर द ईयर्स और जो चीज़ें इस प्रोग्रेशन को रोकेंगी वो है इनका शुगर का कंट्रोल, अपना ये जी। कितना शुगर का कंट्रोल रखते हैं, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, एक्सरसाइज़, डाइटरी कंट्रोल एंड माइल्ड रिस्ट्रिक्शन इन प्रोटीन। प्रोटीन का हुँ। रिस्ट्रिक्शन थोड़ा-सा करें जी, और साथ ही साथ एक अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के देख-रेख में रहें, अगर ज़रूरत लगे तो किडनी बायोप्सी भी की जा सकती है, लेकिन वो जी। सारी चीज़ें इनको देख के एग्ज़ामिन करके ही बताई जा सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इनकी बिल्कुल। पिक्चर ऐसी है जो कि ऐसा लग रहा है कि क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ की शुरुआत हो गई है और इनको अब काफ़ी रिगरस अपना हेल्थ चेक कराना चाहिए और सारे प्रिकॉशंस जो भी डॉक्टर इनको बताएँ वो फॉलो करते रहने चाहिए। जी।
बिल्कुल मुझे लगता है काफ़ी मदद होगी और एक बहुत महत्वपूर्ण बात सर ने कही। सो अ, हमारे पास और भी कई सवाल हैं सर जो ट्रांसप्लांट से जुड़े हैं। जैसे मैंने कहा था और आपका तो मतलब मैं कहूँगा कि एक्सपर्टीज़ है उस चीज़ में जो ट्रांसप्लांट वाला एरिया है। और आधुनिक ये जो समय चल रहा है उसमें कई बदलाव हमने देखे हैं एक पूरे पिछले 10 सालों में, दशक में जो बदलाव हुए हैं। हर मेडिकल फील्ड में भी कई सारे बदलाव हमने देखे हैं। सो ट्रांसप्लांट संबंधित ऐसा है कि जो पेशेंट्स इवेंचुअली डायलिसिस पर है, जिनका हम्म, डायलिसिस अभी चल रहा है, उनके पास जो डॉक्टर्स उन्हें सलाह देते हैं कि बेस्ट ऑप्शन होता है ट्रांसप्लांट करना। अभी जो हमने इंटरेक्शन और जो पेशेंट के साथ उनके सवाल देखे हैं, तो कई सारे पेशेंट्स का पहला सवाल ये होता है कि उनको वहाँ तक जाना बिकॉज़ कई सारी चीज़ें मैनेज करनी है, डोनर मैनेज करना है, फाइनेंशियल पूरा चीज़ें मैनेज करनी है। तो वो अवॉइड करना चाहते हैं पहले तो वहाँ पर पहुँचने के लिए और हमेशा सोचते रहते हैं कि कोई रिवर्सिबल पॉसिबिलिटी है क्या? और इस आशा में कई लोग कई जगह पर जाते भी हैं या फिर कई उन्हें एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो बिफोर हम लोग ट्रांसप्लांट पे जाएँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पेशेंट्स को एक सलाह क्या होगी कि किस तरीके से इस चीज़ को देखा जाए और ट्रांसप्लांट को हम या डायलिसिस को फॉर दैट मैटर ऐसा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कि है प्रैक्टिकली लेकिन किस किस तरह से उसको मेंटल वे में हम देखना चाहिए एक पेशेंट ने जो इस जर्नी में है? सो जब किसी पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई है तो क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 1, 2, 3, 4 नॉर्मली जब किसी मरीज का क्रेटिनिन 4.5-5 पहुंच जाता है तो ये माना जाता है कि वो क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 में आ गया है और उसको जल्द ही रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। तो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का अर्थ होता है या तो वो डायलिसिस कराए या ट्रांसप्लांट कराए। तो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब होता है कि जो काम अभी तक किडनी कर रही थी, जो टॉक्सिन्स को ब्लड से निकाल रही थी, जो फिल्ट्रेशन जी, फंक्शन कर रही थी, हमें उस फंक्शन को टेक ओवर करना है किसी और चीज़ से, चाहे वो हम आर्टिफिशियल फ़िल्टर डायलिसिस से कर दें या एक नई किडनी लगा दें मरीज़ को और उससे कर दें। अगर देखा जाए तो दोनों ही पद्धतियों में इलाज में दोनों ही तरीके हैं किडनी फेलियर को ट्रीट करने के, लेकिन जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो सर्वोत्तम तरीका है, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। बेस्ट इन द हुँ, सेंस एक तो सर्वाइवल सबसे पहले जो जीवन है, जो डायलिसिस है, अगर हम 100 मरीज़ लेते हैं, जिनकी किडनी जी, खराब है और हम जी, उनको 10 साल तक फ़ॉलो करें, तो 100 हुँ, मरीज़ अगर डायलिसिस पे जाते हैं तो 10 साल में 100 में से मैक्सिमम 6, 7, 8, 10 लोग ज़िंदा मिलेंगे। सो ओह! 90% लोग 10 साल की जर्नी नहीं चला पाएँगे डायलिसिस पे और 100 लोग जी, अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, हम उनको 10 साल के बाद देखें, तो 100 में से लगभग 80 टू 90% लोग जीवित मिलेंगे। सिर्फ़ 10 ही जी, पेशेंट्स की डेथ होगी। तो ट्रांसप्लांट एक ऐसी मोडालिटी है ट्रीटमेंट की, जो कि लॉन्जेविटी देती है, जीवन देती है। जी, डायलिसिस में ज़्यादातर मरीज़ 2, 3, 4 साल के बाद जीवित नहीं रह पाते। कुछ एक ओके, ज़रूर एक्सेप्शंस हो सकते हैं जो कि आपको मिल जाए कि 10 साल से डायलिसिस करा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गिने-चुने मरीज़ होते हैं और पूरे देश में बहुत कम संख्या होगी ऐसे मरीज़ों की। जी, 90% पेशेंट्स डायलिसिस पे ज़्यादा समय सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न ट्रांसप्लांट इसलिए भी बेहतर है कि किडनी का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ टॉक्सिन्स निकालना नहीं है, जो कि डायलिसिस करती है। किडनी का जी, काम है विटामिन डी का कंट्रोल करना, किडमिन किडनी का काम है अनीमिया का हेमाटोपोइसिस करना, किडनी का काम है कई हार्मोन्स को ठीक करना, जी, किडनी का काम है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। तो किडनी बहुत से फंक्शंस हमारे शरीर में करती है, डायलिसिस मशीन सिर्फ़ और सिर्फ़ कचरा निकालती है और दोबारा से वो ब्लड में बढ़ता रहता है। सो जी, इसलिए सर्वाइवल हमेशा डायलिसिस पे कम होता है और जो एक किडनी होती है ट्रांसप्लांटेड किडनी वो हमारे बॉडी में 24 आवर्स वर्क करती है और डायलिसिस जी, मरीज़ का हफ्ते में 2 बार होता है, 2-4 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए, किसी का 3 बार होता है। तो इन बिटवीन जो पीरियड है उसमें वो टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता रहता है, जिससे कि जी, जो मरीज़ों की खून की धमनियाँ होती हैं उनमें नुकसान होता है। तो डायलिसिस मेरे लिए एक ब्रिज थेरेपी है, जो मैं अपने मरीज़ों को बताता हूँ, ये सिर्फ़ ये पुल है जब तक आदमी ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहा है। जी, इलाज तो सिर्फ़ और सिर्फ़ किडनी ट्रांसप्लांट ही है क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट से ही उसे जीवन मिलना है। एक जी, तो लेंथ क्वांटिटी ऑफ लाइफ़ मिलनी है और दूसरी क्वालिटी ऑफ लाइफ़। एक जो जी, ट्रांसप्लांट किया हुआ मरीज़ होता है, उसको आप एक नॉर्मल आदमी से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ही इज़ ओके, सो फिट एंड सो परफेक्ट, अ ट्रांसप्लांट फॉर मी एज़ अ सर्जन
इन माय डिपार्टमेंट, इन माय यूनिट, आई ट्रीट जो मेरे कलीग्स हैं, हम लोगों के लिए ये मिशन है कि हम इस ट्रांसप्लांट द्वारा मरीज का न सिर्फ मेडिकल रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, उसका सोशल रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, उसका प्रोफेशनल रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, उसका सेक्सुअल रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, उसका फैमिली रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। तो एक ट्रांसप्लांट किया हुआ मरीज सोसाइटी में जब वापस जाता है, तो ना ही सिर्फ अपनी बीमारी से मुक्त होता है, अपना प्रोफेशन कर सकता है, अपना सारा काम नॉर्मली कर सकता है, अपनी फैमिली को रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने घर परिवार की टेक केयर कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है और इतना फिट रह सकता है कि वो ट्रांसप्लांट ओलंपिक्स में पार्ट ले सके। पूरे वर्ल्ड में देयर इज़ अ ट्रांसप्लांट ओलंपिक एसोसिएशन एंड वी आर आल्सो अ पार्ट ऑफ इट. We encourage our patients to participate in transplant games just to दैट्स stay अमेजिंग। just to stay fit and adopt such a healthy lifestyle, to show the world that transplanted people can be as normal as a normal person. इंडिया में भी हम लोग ट्रांसप्लांट गेम्स कराते हैं। आपके मुंबई में नर्मदा किडनी फाउंडेशन है, जी। डॉक्टर भरत शाह जी हैं, वो काफ़ी अग्रणी हैं इन कामों में और बहुत से समय से करते आ रहे हैं, बहुत से पेशेंट्स को स्टिमुलेट करते आ रहे हैं। जी। और ट्रांसप्लांट में जो फाइनेंशियल है, लोगों को करेक्ट। लगता है ट्रांसप्लांट बड़ा महँगा इलाज है, कहाँ से लाएँगे पैसा इतना? लेकिन डायलिसिस वाले मरीज़ का ओवर द ईयर्स, ये सब मैं जो बातें कह रहा हूँ, ये अमेरिकन डेटा से, ये अमेरिका जैसे डेवलप्ड नेशंस का डेटा है। हमारे बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल। फिर भी जो है बहुत हेवायर डेटा होता है, लेकिन जो खर्चा डायलिसिस पे होता है, वो कहीं जी। ज़्यादा होता है। बिकॉज़ इट कीप्स ऑन सकिंग द पेशेंट ओवर द ईयर्स, कभी आईसीयू में एडमिट होता है, कभी बीपी डाउन हो करेक्ट। गया, कभी फ्लू ज़्यादा भर गया चेस्ट में, कभी इन्फेक्शन हो गया। So loads of problems are there and the हुँ, patients हुँ। ultimately do not survive. फाइनेंशियली भी उनके लिए बहुत लगता है डायलिसिस पे, तो ट्रांसप्लांट सदैव ही एक बहुत ही बेहतर इलाज है और राइट। इट्स द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट ऑफ किडनी फेलियर। तो पेशेंट्स को हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि डायलिसिस से निकल कर ट्रांसप्लांट की तरफ सोचें। वो जो भी उनकी मुश्किलें हैं, वो 1 महीने के लिए हैं। जो भी उनका राइट। पैसा लगना है, जो भी वंस दे गेट अ ट्रांसप्लांट देन दे आर लाइकली टू हैव अ गुड लाइफ। तो मेरे वेरी ट्रू। हिसाब से डायलिसिस इज़ जस्ट ब्रिज थेरेपी। ये सिर्फ ब्रिज है कि मरीज़ जब तक ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहा है, उतने समय के लिए करा ले। और आज के समय में जो लोग अवेयर हैं, हम लोग अवेयर ये भी बताते हैं, राइट। प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स बेस्ट होते हैं। यानी अगर किसी को मालूम है कि मुझे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ओवर द हुँ, ईयर्स वो अपने आप को टेस्ट से फॉलो कर रहा है, उसको हुँ। मालूम है मेरा क्रिएटिनिन 5 पहुँच गया, 6 पहुँच गया, तो मैं डायलिसिस पे जाऊँ, उससे जी। बेटर है कि मैं पहले ही अपना ट्रांसप्लांट करा लूँ और प्रिपेयर डायलिसिस से करा होने लो, वाली प्रॉब्लम से बच जाऊँ। बच जाओ। डायलिसिस से ऐसी इनक्योरेबल बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस है, वो खून की सुई से इंजेक्शन से हो जाती हैं। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, एचआईवी है, तो आप देखेंगे डायलिसिस सेंटर्स जो होते हैं, वो हर जगह पॉज़िटिव मरीज़ों के लिए अलग मशीन होती है। जी, क्योंकि जी। 1/3 of such patients are positive patients. They become positive because of repeated pricks in जी। their blood vessels. तो डायलिसिस के दुष्प्रभाव काफ़ी हैं और हमारे इंडिया में अभी सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं, डायलिसिस की क्वालिटी इम्प्रूव की जा रही है, बट वी आर जी। स्टिल फार लैकिंग बिहाइंड द वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स। और आज करेक्ट। की तारीख में भी जो ट्रांसप्लांट से होने वाला सर्वाइवल है, वो कहीं ज़्यादा है। 3 गुना, 4 गुना विस डायलिसिस के। बिल्कुल, बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है। तो प्रिफर्ड चॉइस तो मतलब जैसे आपने सजेस्ट किया है वो ट्रांसप्लांट होना चाहिए। सर कोई प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी होते हैं जैसे हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स की केस में एक तो उन्हें ऑप्शन ही नहीं होता है शायद ट्रांसप्लांट का। जैसे हमने कुछ लोगों की केस में ऐसे कई क्या ऐसे कोई डिसीज़ेज़ या कई ऐसी कोई कंडीशंस होती हैं जिनमें दे डू नॉट हैव ऑप्शन ऑफ ट्रांसप्लांट, दैट्स व्हाई दे हैव टू कंटिन्यू ऑन डायलिसिस, दैट इज़ वन। और सेकंड जो प्रैक्टिकल चैलेंज है वो डोनर वाली होती है। सो डोनर की जो चैलेंज है वेदर और मैं जानता हूँ आपका काफी सारा काम है टुवर्ड्स जो एबीओ का भी है या फिर जहाँ पे मैचेस नहीं है स्वैप का है। तो बिकॉज हुँ। ये जो चैलेंजेस है ये कई गुना लोगों को है अभी। तो इसको किस तरीके से लोगों ने इस पूरी जर्नी में प्रिपेयर करना चाहिए वक्त रहते समय अगर वो प्लानिंग कर सकते हैं इस चीज की। तो जैसे आपने कहा जब चीजें आती है मेंटली प्रिपरेशन बोलिए या फिर हर चीज से प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए एक पेशेंट ने? देखिए, मैं सबसे पहले जो पेशेंट्स से ये गुज़ारिश करूँगा, जो कि मैं अपनी रियल लाइफ़ में भी फ़ॉलो करता हूँ, वो ये है कि चैलेंजेज़ आर हियर, चैलेंजेज़ आर मेंटल।
ट्रू, वेरी फॉर ट्रू। एग्जाम्पल आपको एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि आप सोचें कि किसी दिन मैं जो है 1 किलोमीटर जॉगिंग करूंगा या 1 किलोमीटर दौड़ूंगा आज सुबह उठ के या 2 किलोमीटर दौड़ूंगा। तो जब जी। आपका 2 किलोमीटर पूरा होने वाला होगा तो आपको 1.5 किलोमीटर 1700 मीटर 1800 मीटर पे लगने लगेगा कि मैं थक गया हूँ और मुझे जल्दी से मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर लूँ। उसी तरह से धीरे-धीरे आपने एक दिन टारगेट सेट कर लिया कि नहीं आज मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो जी, आपको 4 किलोमीटर तक थकाई नहीं लगेगी, वो दिमाग में आपके आएगा भी नहीं। जब आप 4.5 किलोमीटर पे पहुँचोगे तो आपको लगेगा हाँ, थकाई लग रही है, जल्दी पहुँच जाऊँ या रुक जाऊँ। तो जो बिल्कुल। चैलेंजेज़ हैं वो मेंटल हैं। अगर आप मैराथन रनर से बात करें तो वो 21 किलोमीटर दौड़ते हैं, हाफ मैराथन दौड़ते हैं। तो उनको 20 जी, किलोमीटर जी। पे ही एहसास होता है कि बस 1 किलोमीटर बचा है, थक गया हूँ। वही जब रनर जो है पूरी फुल मैराथन दौड़ता है 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर तो उसको थकाई नहीं लगती 40 किलोमीटर तक। सो चैलेंजेज़ जी, आर मोर और लेस मेंटल। या ये सोचना कि ट्रांसप्लांट हम नहीं करा पाएँगे, ये अब आज के समय में ऐसा सोचना गलत है। नाउ हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नोटो की स्थापना कर दी है, जिसको कि जी, नेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है जो ट्रांसप्लांट और टिश्यू ऑर्गेनाइज़ेशन, ये हमारे देश में डिसीज़ डोनेशन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को कोशिश कर रहा है उठाने की और लोगों को प्रोत्साहित बिल्कुल। कर रहा है कि अंगदान करें। इतने एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे देश में, इंडिया इज़ वन ऑफ द एक्सीडेंटल कैपिटल्स इन द वर्ल्ड। इतने लोग ट्रैफिक हादसों में मरते हैं और इतने अस्पतालों में इतनी डेड बॉडीज़ होती हैं, लोग अंगदान करते नहीं, अदरवाइज़ हमारे देश में किसी को किडनी या ज़रूरत लिवर जैसे ऑर्गन्स की कमी ही नहीं हो। सो बिल्कुल, जी। ट्रांसप्लांट सिर्फ़ और सिर्फ़ उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसकी उम्र 80-85 साल है और जिसकी लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी लेस देन 5 इयर्स है या जो जी, सर्जरी झेल ही नहीं सकता, मल्टीपल कार्डियक प्रॉब्लम्स है, सिर्फ़ वो आदमी ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता। लेकिन जो भी यंग और प्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग हैं, उन्हें जी, सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रांसप्लांट सोचना चाहिए। डोनर अगर उनके परिवार में है, लिविंग डोनर ज़रूर जी, किया जा सकता है। अगर ब्लड ग्रुप नहीं मैच है या सेंसिटाइज़्ड है, क्रॉस मैच नहीं ठीक आ रहा है, तो हम उनको स्वैप कर सकते हैं। इंडिया की हम लोग एक बहुत अच्छी स्वैप रजिस्ट्री चलाते हैं, जिसमें हमारे यहाँ हर महीने 2-3 पेयर्स का स्वैप ट्रांसप्लांट होता है। एबीओ वंडरफुल। इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है बिकॉज़ ये सब टेक्नीक्स इसलिए डेवलप हुई क्योंकि लोग डायलिसिस में मर रहे थे, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो जी। अल्टीमेटली जापानीज़ ने इस चीज़ को इन्वेंट किया एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट। बहुत छोटा-सा कंट्री, वहाँ डोनर्स ही नहीं होते थे। तो हुँ, एक हुँ, डोनर है फैमिली में, वो भी ब्लड ग्रुप नहीं मैच कर रहा है, तो दे हैड नो ऑप्शन, सो दे डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांटेशन। आज भी फिर जब मैं अमेरिका गया जॉन्स हॉपकिंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट येस, सेंटर्स फॉर एबीओ इनकम्पैटिबल एब्सोल्युटली। ट्रांसप्लांटेशन। प्रोफेसर रॉबर्ट मोंटगोमरी का दुनिया भर में, विश्व में बहुत नाम है एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट करने का, तो मैंने उनके यहाँ ट्रेनिंग की। तो मुझे समझ में आया कि ये सब चीज़ें इसीलिए इजाद हुई क्योंकि लोग डायलिसिस पे मरते जा रहे थे। दे हैव अ डोनर इन द फैमिली बट दे वर नॉट गेटिंग अ ट्रांसप्लांट डन बिकॉज़ मैच नहीं हो रहा था। सो जी, अब अगर लिविंग डोनर है, मैच है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मैच है तो कम फॉरवर्ड फॉर अ स्वैप रजिस्ट्रेशन और एन एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट। विस-अ-विस जिसके एब्सोल्युटली। परिवार में डोनर ही नहीं है, उनको किसी न किसी अच्छे सेंटर पे जाके डिसीज़ डोनेशन प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर लेना चाहिए। बहुत हुँ, अभी हुँ, पीजीआई चंडीगढ़ में हमारे इतने बढ़िया डिसीज़ डोनर प्रोग्राम चल रहा है, तो बहुत से ऐसे अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल भी हैं, नोटो द्वारा जी, डायरेक्टेड अस्पताल भी हैं, जहाँ पर कि डिसीज़ डोनर ट्रांसप्लांट अवेलेबल है और जैसे ही किसी जी, की मृत्यु होती है, अगर परिवार चाहता है उनके अंगदान करना, तो वो किडनी उनको मिल सकती है। चैलेंज इज़ मेंटल। They वेरी feel ट्रू। that it will be a harassment. I can't approach that hospital. They should visit the Noto website. Where they should see which राइट, centers are doing medical transplant. They should get registered and hope for the best possible transplant. So ट्रांसप्लांट ऐसी चीज है जो कि एक नेशनल रिसोर्स है और ये सभी लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। ये तो बहुत बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए। जी, तो चैलेंज ओके, इज ओनली मेंटल इट इज नो। चैलेंजेस हैं। या सो अगर व्हाट यू सजेस्ट इज कि अगर आप प्रिपेयर करते हैं, आप प्लान करते हैं और थोड़ा अर्ली स्टेज से ही अगर प्लान करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे लगता है ये चैलेंजेस धीरे-धीरे कम हो जाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है उस स्टेट को एक्सेप्ट करना कि ये जो हम स्टेट में हैं, वो स्टेट है और शायद हमें प्रयत्न ये करना चाहिए कि हम उस स्टेट में से कैसे बाहर आएँ और बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हमने क्या उसमें से लेना चाहिए। और उसके बाद ही शायद चीज़ें आगे बढ़ सकती है। सर मैं कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और ट्रांसप्लांट के बारे में आऊँगा, उससे पहले जस्ट एक और क्वेश्चन था यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जिन्होंने एनीमिया के इंजेक्शन रिलेटेड थोड़ा-सा बात की है, कि कितना दिन तक लेना चाहिए? मुझे अभी ये थोड़ा-सा क्वेश्चन इस तरफ से है कि शायद
he seems to have some anemia related challenges, and obvious injections जो दिए जाते हैं, तो वो continuation वगैरह क्या उसका होना चाहिए, कितना? देखिए जब किडनी फेलियर होता है तो किडनी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है एरिथ्रोपॉयटिन हार्मोन बनाना। जैसे मैंने बताया ना कि जी, डायलिसिस पे जो मरीज़ होते हैं वो सिर्फ़ अपना कचरा साफ़ करवाते हैं, लेकिन जो किडनी के बाकी फंक्शंस हैं, हार्मोनल फंक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, ब्लड प्रेशर की जी, मेंटेनेंस है, एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन है, विटामिन डी प्रोडक्शन है, कैल्शियम, जी, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि किडनी से कंट्रोल होती हैं, गवर्न होती हैं। सो वन ऑफ द एलिमेंट्स इज़ अनीमिया। जो किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं, जब उनकी किडनी सिकुड़ जाती है तो उससे एरिथ्रोपोइटिन बनना भी बंद हो जाता है और उनको जी, एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जी, जो मरीज़ ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका अनीमिया किडनी जी, खुद ही ठीक कर देती है। लेकिन जो जी, लोग डायलिसिस पे होते हैं, डायलिसिस पे अनीमिया के 2 कारण होते हैं। एक तो उनकी किडनी से एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रहा है, इस वजह से उनको अनीमिया होता है। और दूसरी ओके, चीज़, जब डायलिसिस मशीन पे खून घूमता है, उन ट्यूब्स में, उन डायलाइज़र्स में, तो रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट होते हैं। और ओह! ओके, उसकी वजह से उनको जो है हीमोग्लोबिन की कमी होती है, बार-बार सैंपल्स निकलते हैं, बार-बार डायलिसिस में ब्लड थोड़ा-सा वेस्ट भी होता है। तो इन सब वजहों की वजह से उनमें अनीमिया बना रहता है और उनको लाइफ लॉन्ग एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जब तक वो जीवित हैं डायलिसिस पे, तब तक उन्हें लगाते ही रहना पड़ता है। एट लीस्ट मोर देन 99% ऑफ पेशेंट्स ऑन डायलिसिस विल रिक्वायर दिस इंजेक्शन टिल द टाइम ईदर दे गेट अ ट्रांसप्लांट डन और टिल द टाइम दे आर अलाइव ऑन डायलिसिस। जी, ओके। और इसी से जुड़ा मेरे ख्याल से और एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि कुछ लोगों को अभी बहुत लेवल तक क्रिएटिनिन चला जाता है। डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करते हैं कि आप डायलिसिस कर लीजिए और फर्दर चीज़ कीजिए, बट वो फिर रिवर्सिबल वाले मोड में रह रहे हैं। तो अभी भी मैं कई क्वेश्चंस देख रहा हूँ इसके रिलेटेड है, तो मैंने एक क्लब करके ये सवाल आपको पूछा, तो कैसे किस तरीके से इस चीज़ को पास ऑन किया जा सकता है? बिकॉज़ मेंटली वो एक्सेप्टेबिलिटी है नहीं है। मतलब 13-13 क 13 क्रिएटिनिन है, बट स्टिल दे फील दैट इट्स नॉट द वे फॉरवर्ड। तो एक्चुअली आई डोंट नो। अनफॉर्चुनेटली एक तो हमारा देश जो है वो क्रैक्स से भी भरा हुआ है। तो जी, बहुत से ऐसे बाबा बिल्कुल। लोग हैं, बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि यूट्यूब पे घूमते रहते हैं, व्हाट्सएप पे घूमते रहते हैं कि वाटर बाथ में लेट गए, क्रेाटिनिन कम हो गया, ये दवा खा ली इससे क्रेाटिनिन कम हो गया। In reality, if we talk in these people waste a lot of time of the patients, जो मरीज़ हुँ, अपना समय का नुकसान करता है बिकॉज़ वो रेज़्ड क्रेाटिनिन व रेज़्ड मेटाबोलाइट्स जो हैं, ये ब्लड में खून की धमनियों को जो है असर पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से हुँ, क्या होता है कि इन पेशेंट्स में जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक होने के, स्ट्रोक होने के। तो बढ़ा हुआ क्रेाटिनिन काफ़ी घातक होता है पेशेंट्स के लिए और दे लूज़ अ लॉट ऑफ टाइम विजिटिंग दीज़ पीपल, क्वैक्स या बाबा लोग होते हैं जो कि हुँ, अलग-अलग समय में अलग-अलग तरीके से बता रहे होते हैं, अलग-अलग तरीके से हुँ, हुँ, प्रचार कर रहे होते हैं। दे हैव सो फैंटास्टिक फनी वीडियोज़ दैट दे कैन कन्विंस द पीपल। ये सब चीज़ें सिर्फ़ इंडिया में हो सकती हैं और बाहर पढ़े-लिखे मुल्कों में ये सब कोई कर नहीं सकता, नहीं होता। इल्लीगल है। हुँ, और इंडिया में भी अब हमारी जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, नोटो हुँ, है, ये इसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट कदम उठा रही है कि ऐसे क्वैक्स, ऐसे वीडियो सर्कुलेट ना करें, ऐसे ना फ़ॉल्स करें। क्लेम्स करके पेशेंट्स को भ्रमित ना करें। दे विल मेक सच हाई क्वालिटी ड्रामा, बिल्कुल बॉलीवुड मूवी की तरह कि मरीज़ बिल्कुल गिरा हुआ आया और झाड़ू फेर दिया और उठते हुए डांस करते हुए चला गया। सो these things are pretty common in Indian society and we ऑलमोस्ट मोर देन 50-60% ऑफ सैडली हम लोग तक भी जो मरीज़ पहुँचते हैं, उनमें हुँ, से 50-60% ऑलरेडी मरीज़ ऐसा इलाज कराने पहले पहुँच चुके होते हैं और पहुँच चुके फाइनेंशियली होते हैं। एग्ज़ॉस्ट हो चुके होते हैं जी, और डिज़ीज़ को और कॉम्प्लिकेट कर चुके होते हैं। जो कॉम्प्लिकेट कर ट्रांसप्लांट बहुत ईज़िली और बहुत ही रिस्क फ्री वे में हो जाता, उस ट्रांसप्लांट को वो और ज़्यादा कॉस्टली, रिस्की और सभी के लिए डिफ़िकल्ट बना कर देते देते हैं। हैं। ऐसे जी, में हाथ जो ख़्वाहिश है कि अगर हमेशा एक तो पढ़े-लिखे डॉक्टर के पास जाएँ, जो कि एजुकेटेड हो, जिसकी आप डिग्री या जिसके क्रेडेंशियल्स वेरीफ़ाई कर सकें, जिसके 2-4 सही मरीज़ बात। आपको सही सलाह दे सकें। और ऐसी जो हुँ, भ्रामक वीडियोज़ हैं या ऐसे जो भ्रामक व्हाट्सएप मैसेजेज़ हैं, इन पे बिल्कुल ध्यान ना दें और इसकी शिकायत ज़रूर किसी पुलिस कंप्लेंट करें या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट को इसकी कंप्लेंट करें कि ये आदमी जी, ऐसा-ऐसा फ़ॉल्स क्लेम कर रहा है और ये इसकी कानूनी जाँच होनी चाहिए और इसके लिए अब होनी चाहिए। अमेंडमेंट भी हो रहे हैं, लॉ में भी आ रहा है कि इस तरह के फ़ॉल्स एडवर्टाइज़मेंट्स बंद होने चाहिए। तो ये बिल्कुल ही भ्रामक चीज़ें हैं
और कुछ एक परसेंटेज पेशेंट्स में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होती है, वो पेशेंट्स होते हैं जैसे किसी की किडनी में स्टोन फँसा हो, किसी के हुँ, किडनी में इन्फेक्शन हो, तो वो ऑटोमैटिकली हुँ, दवा के साथ अपने आप ही ठीक हो जाना था या ठीक हो स्टोन जाएगा। निकलने से ठीक हो जाना था, तो वो एक पेशेंट का अगर ठीक हुआ तो वो 4 लोगों को बताता है, जो बाकी जी, 4 में वो बीमारी है ही नहीं। सो क्रेाटिनिन सिर्फ़ बिल्कुल। बढ़ा जो है इट डज़ नॉट शो कि सब कुछ उसी से ठीक हो जाएगा। राइट, 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 राइट। सो ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर कही है आपने और इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने जल्द आप साइंटिफिक तरीके से मॉडर्न जो भी मेडिसिन के तरीके से आप अपने इलाज कराते हैं और इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखकर उसमें आप अपना कीमती समय बचा सकते हैं, अपनी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं और आई थिंक फाइनेंशियली भी आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। एक्चुअली जो अ, इंडियन पेशेंट्स की साइक आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग बट इंडियन नो, नो, पेशेंट्स नॉट एट की ऑल जो सर। साइक होती है, वो ये हाँ, होती है कि जो ईज़ी इलाज है, जो सरल इलाज है जी, और जो बिना ऑपरेशन वाला इलाज है, वो उसकी जी, तरफ ड्रिफ्ट होने की कोशिश करते हैं और एक भी उनको टेस्टिमोनियल मिल गया, जो कि ज़्यादातर ऐसे लोग जो जी। इन बाबाओं के या इन क्वैक्स के प्लांटेड आदमी होते हैं, जो कि मरीज़ों में ऐसे जाके ऐसे-ऐसे बता देते हैं। जी, नॉर्मली जी, इनकी जी। मोडस ऑपरेंडी यही है कि ये इनके प्लांटेड आदमी होते हैं। जी, तो कोई आदमी डायलिसिस सेंटर पे चला जाता है, वो बाहर बैठे रिश्तेदारों से बताता रहता है कि हाँ, नहीं मेरे भी रिलेटिव को ऐसा था, वो बाबा के पास गए, वो ठीक हो गया। वो खबर आग की तरह डायलिसिस सेंटर में फैल जाती है और सारे मरीज़ उधर ही भागते हैं। सो दिस इज़ देयर जी, बिज़नेस स्ट्रैटेजी। दे आर वेरी, जी, जी। वेरी क्लेवर बिज़नेस पीपल अनलाइक डॉक्टर्स। नहीं नहीं, नहीं, वो वेरी ट्रू सर। और मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट का जो मेंटल स्टेट है, वो भी उसमें कई चीज़ें कंट्रीब्यूट करता है बिकॉज़ नेचुरल है कि एक ज कल तक ज़िंदगी में जो इंसान को कुछ नहीं था, अचानक से उसे ऐसे किसी चीज़ के बारे में पता चलता है। एक्सेप्टेबिलिटी बहुत मुश्किल होता है, किसी के लिए भी एक एक्सेप्ट करना कि ये दिक्कत आ गई है और वो कोशिश करते हैं कि सिम्प्लिफाइड जो सोचना है और नेचुरल होता है कि जो बात उन्हें अच्छी लग रही है, लोग उसके साथ जाने की कोशिश करते हैं। सो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। सर ट्रांसप्लांट रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं मैं एडवांस जैसे आपके कार्यक्षेत्र में रोबोटिक जो सर्जरीज़ हैं या ट्रांसप्लांट है, तो इस विषय पर क्या आप कहना चाहेंगे? जहाँ पर लोगों को कम से कम भले आप कहिए पेनलेस बोल सकते हैं हम इसको या फिर मोर प्रिसाइज़ इस तरीके से जो चीज़ें अभी कैरी आउट हो सकती है और उसके एडवांटेजेस पेशेंट्स को क्या रहेंगे? देखिए, ट्रांसप्लांट जिस मरीज़ का होता है ना, जो स्पेशली जी, डायलिसिस पे होता है या किडनी फेलियर वाला जो पेशेंट होता है, वो ऑलरेडी इतनी दुःख तकलीफ़ें झेल चुका होता है कि सही उसे बात है सर। ऑपरेशन के दर्द का तो एहसास ही नहीं होता। जो जी, ऑपरेशन का दर्द उसके लिए वो बार-बार डायलिसिस के प्रिक से, डायलिसिस लाइन पड़ने से, फिस्टुला क्लॉट होने से उस दर्द से बहुत कम होता है। जी, और जी। साथ ही साथ जिस पेशेंट ने डायलिसिस ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया, ही नोज़ द बेनिफिट ऑफ अ ट्रांसप्लांट। जो प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट वेरी वाला ट्रू। पेशेंट है जिसने कभी डायलिसिस नहीं देखा है और उसका क्रेटिनिन 5 है, वो हो सकता है इतना सेंसिटिव ना हो। उसको लगे कि जी, जी। चीरा लग रहा है, ये लग रहा है। सो ट्रांसप्लांट सर्जरी इतनी इफेक्टिव सर्जरी है कि पिछले 60 सालों में इसकी टेक्नीक चेंज हुई ही नहीं। इसके रिजल्ट्स जी, इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑलमोस्ट क्लोज टू 100% रिजल्ट्स होते हैं ट्रांसप्लांट के। सो जी, पहली चीज़ तो उसमें ऑलरेडी इतनी गंभीर बीमारी है कि उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को फ़ील नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि रोबोटिक इज़ कमिंग इन अ बिग वे बिकॉज़ अब हम जी, लोग रोबोटिक ट्रांसप्लांट के एरा की तरफ शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कि जैसे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन पहले चीरा लगा के होता था, आज हम लोग दूरबीन से ऑपरेशन कर लेते हैं, लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हो जाता है। तो इस तरह जी, के ऑपरेशंस अब ट्रांसप्लांट में भी संभव हैं और रोबोटिक सर्जरी काफ़ी मेजर प्रोग्रेस कर रही है इन एरियाज़ में और ये मॉडर्न टेक्नीक्स हैं जो आने वाले समय में स्टैंडर्डाइज़ हो जाएँगी और वंडरफुल। this will become a standard of care in due course of time. So everybody, all the centers are are in a evolving phase. We are selecting जी, our patients very carefully जो लो रिस्क पेशेंट्स हों और जिनमें हम अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लगभग कॉन्फिडेंट हो, हुँ, 100% कॉन्फिडेंट हो। तो ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड आई एम श्योर इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स थिंग्स विल बी एट अ डिफरेंट लेवल ऑलटुगेदर। ओह वंडरफुल। सो वी आर कमिंग टू टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द सेशन। अ, उससे पहले जस्ट एक स्वैप रिलेटेड बिकॉज़ सर उसके रिलेटेड आई थिंक आपका इनिशिएटिव भी है जो आप करते हैं पेशेंट्स की केस में जहाँ पे ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है और
तो क्या आप उसके बारे में कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सके ताकि कुछ पेशेंट्स को इस पे उनको लाभ मिले या फिर वो अप्रोच कर सकते हैं सर इसमें? सो नॉर्मली किसी पेशेंट के ट्रांसप्लांट होने के लिए जो भी उनका डोनर है, उसका जी, ब्लड ग्रुप और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। तो ओके, कई दफ़े ऐसा होता है कि कई फैमिलीज़ हैं, हस्बैंड-वाइफ हैं, पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है, जो पत्नी है या जो डोनर उनके हस्बैंड है, उनका ब्लड ग्रुप बी है। तो ऐसे जी, में ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता। जी, तो ऐसे बहुत से परिवार हैं जो कि ट्रांसप्लांट का बेनिफिट जिनको एक्सटेंड नहीं हो रहा था। तो स्वैप 2009 में जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट ऑफ इंडिया है, उसमें गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की और इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि अगर 2 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके डोनर आपस में स्वैप हो सकें, 2 या 3, 4, 6, 8, 10 कोई भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके डोनर्स हम आपस में स्वैप कर सकते हैं। ओके, सपोज़ एक परिवार है जिसमें पत्नी बीमार है, पत्नी का ब्लड ग्रुप ए है, उनके पति डोनर हैं, उनका ब्लड ग्रुप बी है। ऐसे हुँ, ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है। उसी प्रकार से एक दूसरा परिवार है जिसमें जो मरीज़ है उनका ब्लड ग्रुप बी है, उनके डोनर का ए है। तो हुँ, ऐसे 2 परिवार जब साथ आते हैं तो उस परिवार का डोनर इनके मरीज़ को दे दे और इनका डोनर उस परिवार के मरीज़ को दे दे। जी, इस तरह के ट्रांसप्लांट को स्वैप ट्रांसप्लांट कहते हैं और ऐसे मरीज़ों को दोनों परिवार जिनका ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा था, दोनों को बेनिफिट मिल गया ट्रांसप्लांट का। बहुत ही ईज़ी, कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत ही वेल प्लान्ड एंड अ वेरी क्लीन वे में। किसी को कोई जी, गलत डोनर ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी को जी, एवियन कंपैटिबल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो स्वैप ट्रांसप्लांट के बारे में अभी लोगों को जागरूकता कम है। हम लोग ने एक ऐप भी बनाई हुई है, स्वैप आई किडनी ऐप की तरह इनकम्पैटिबल किडनी ऐप है वो। जी, तो उसी प्रकार से जो भी स्वैप वाले मरीज़ हैं, वो डायरेक्टली हम लोग की वेबसाइट पे रजिस्टर हो सकते हैं या मेरे ऑफ़िस में कॉल कर सकते हैं। हम लोग की जी, रजिस्ट्री ऑलरेडी चलती है, इट्स जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। दे कैन मेक अ यस, फ़ोन कॉल टू माय ऑफ़िस और वहाँ पर अपने डोनर और अपने रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप बता के रजिस्टर करा सकते हैं और स्वैप करने के इच्छुक हैं, तो ज़रूर हम लोग उनको लिस्ट में कहीं न कहीं एडजस्ट कर लेते हैं एंड जी, every month we are doing regularly swap transplants and they are the best and most effective way of tackling kidney failure for patients who have a donor in the family but their blood group is not matching. जी। वंडरफुल। सो आई थिंक सर ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपलब्धि है। मुझे लगता है कि जिन पेशेंट्स में टिपिकल चैलेंज होता है, वो इस तरीके की सुविधा का लाभ ले सकते हैं और उन्हें अपने जो लिमिटेशंस आ रही हैं रेगुलरली ठीक होने में डेफ़िनेटली इस चीज़ का उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। सो आई थिंक सर हमने आपने जो वक़्त दिया था हम लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं। हालाँकि हमारे पास प्रश्न कई सारे हैं और आपका गाइडेंस मिलना ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, मुझे मुझे बहुत खुशी है और मुझे जब भी डायरेक्टली मैं मरीजों से बातें करता हूँ और ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे रहता हूँ, तो ये मेरे लिए इट्स लाइक a very pleasurable moment for me. I only love two things. One is doing surgery, and second is talking to people in whose life I can be of help. तो अगर मैं किसी एब्सोल्युटली की सर। ज़िंदगी में मेरे बताने से किसी की ज़िंदगी में कुछ डिफरेंस आ सकता है एंड दे आर हैप्पी अबाउट इट, आई फील फॉर्च्यूनेट एंड I feel honored. So thank you so या much for bringing यस। me here. If there are any quick questions, we can always go. That's not an issue for 5-10 minutes. That's not an Yes. issue. Okay. If that is possible, sir, I think I would really thank you because we seem to have some people, Hmm. who definitely have the questions. And one of such question that we also got from some of the people is that post transplant, if we can have Hmm. some idea on like possible complications and care that needs to be taken, क्या ध्यान उन्हें रखना चाहिए और कितने समय तक जिसमें हम कह सकते हैं कि पोस्ट ट्रांसप्लांट कुछ मेडिसिन का भी खर्चा होता है या फिर कैसे एक्सपेंसेस और इवेंचुअली So, उसमें कौन-सी पॉसिबिलिटीज़ में उन्हें दिक्कत हो सकती है? एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि डोनर को कोई चैलेंजेस हैं या किस तरीके से इसको दिया जाए? आई थिंक दैट दैट वी कैन हैव एज़ अ लास्ट थिंग मे बी। So let's begin with the donor because donor is the most important person for me as a surgeon. तो जब हमारे पास राइट सर। कोई भी डोनर रिसिपिएंट पेयर आता है तो सबसे ज़्यादा हमारी फ़ोकस डोनर पे होती है कि डोनर को किडनी देने से कोई नुकसान ना हो जाए। तो उनकी एक्सटेंसिव जी, टेस्टिंग, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट, कंसल्टेशन उनका सब कुछ उन पे थ्रस्ट होता है और जब एक बार वो डोनर फाइनलाइज़ हो जाता है तभी हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। रही ट्रांसप्लांट के बाद होने की कॉम्प्लिकेशंस की बात, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर पेशेंट को ये समझना चाहिए
कि सबसे पहले तो हमें रास्ता वो चुनना है जिसमें ज़िंदगी है। So बिल्कुल first, all the patients should realize transplant is the only ray of hope which is likely to give them life. तो राइट सबसे पहले तो उन्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। डायलिसिस पे जाएँगे तो डायलिसिस पे आउटकम उतना अच्छा होगा नहीं। राइट And it is as simple as driving. So if I am driving a car from say Mumbai to Pune or going from Delhi to Chandigarh, so there is always 2%, 1% chance of hitting somebody, accident or some unfavorable outcome. तो ये जी सभी जो भी उसी तरह से ट्रांसप्लांट भी इतना मेजर प्रोसीजर है, 1-2% चांस कुछ भी ऊपर-नीचे के हो सकते हैं। जी आज के समय में जो मेजर ट्रांसप्लांट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि रिजेक्शंस हैं या इन्फेक्शंस हैं, तो काफ़ी हद तक मोर देन 90% ऑफ प्रॉब्लम्स वी कैन टैकल इवन आफ्टर अ हम्म ट्रांसप्लांट बाय गुड हम्म ट्रीटमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट। कुछ एक परसेंटेज ज़रूर होते हैं जो कॉम्प्लिकेशन जो कि मैनेज नहीं हो सकते डिस्पाइट द हम्म बेस्ट एफर्ट्स बाय द ट्रीटिंग क्लिनिशियंस, चाहे वो सर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट सभी लोग मिल जाएँ, लेकिन ए 1-2% ज़रूर ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी कोई कभी मदद हो ही नहीं सकती डिस्पाइट बेस्ट जी पॉसिबल ट्रीटमेंट। सो वो ग्रुप भी होता है, लेकिन मोर देन 95% पेशेंट्स जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं। दे जी हैव टू बी हमारी जो यूनिट है इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रांसप्लांट का फ़ॉलो-अप प्रोग्राम है, जिसमें से कि हम लोग हर पहले 3 महीने में हर हफ्ते मरीज़ को देखते हैं। 3 से हम्म 6 महीने के बीच में हर 15 डेज़ में देखते हैं और 6 महीने के बाद बिल्कुल महीने में 1 बार देखते हैं और 2 साल के बाद 2 महीने में 1 बार। सो ये एक बड़ा जी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसमें कि आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, सीन द बेस्ट ट्रांसप्लांट सेंटर्स ऑफ यूएस, जापान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो अल्टीमेटली हम लोग ने अपना एक प्रोटोकॉल खुद ही डेवलप किया है कि अपने इंडियन पेशेंट्स के जी लिए कि हमारे यहाँ ये चीज़ें कॉमन है और इस तरह से फॉलो होना हम्म चाहिए और ये स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि समय रहते ट्रांसप्लांट किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम समय से हाँ पहले ही ठीक कर लें, स्क्रीनिंग से ठीक कर लें। बिल्कुल और मेरा एक्सपीरियंस भी पिछले 15 सालों में ये रहा है कि जो पेशेंट्स रेगुलर फ़ॉलो-अप में रहते हैं, उनमें आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं। मतलब there are ओके so many patients of me जो कि who have completed 10 years, 15 years and they are going hale and hearty. लेकिन जो पेशेंट्स हम्म फ़ॉलो-अप में नहीं रहते, समय पे चेक नहीं कराते, अपना लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन नहीं करते, दवाओं के साथ थोड़ा-सा इर्रेगुलर रहते हैं या फिर एक्सरसाइज़ में कमी करते हैं या कई दफ़े स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कराते, हम्म प्रिकॉशंस नहीं लेते, ऐसे पेशेंट्स में आउटकम ज़रूर खराब हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा मरीज़ों से यही कहता हूँ कि एक बार जब हमने ऑपरेशन कर दिया और वो अच्छा ऑपरेशन हो गया, इसके बाद मरीज़ की और मेरी ज़िम्मेदारी बराबर है। जितनी मेहनत जी मुझे उस मरीज़ को ठीक करने के लिए करनी है, उतनी ही मेहनत उस मरीज़ को ठीक रहने के लिए करनी है। अगर वो समय पे जी फ़ॉलो-अप में नहीं आएगा, तो बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं या बहुत से ऐसे साइन्स हैं, जो हम पकड़ नहीं पाएँगे। सो जी जी ट्रांसप्लांट जी इज़ जी नॉट जस्ट अ सर्जरी। मेरे सारे मरीज़ ऑलमोस्ट मेरे लिए परिवार की तरह होते हैं और खूब आते हैं और जी फ़ॉलो-अप में आके वो गप्पे ज़्यादा मारते हैं, अपने घर परिवार की बात कराते हैं, शक्ल दिखा के चले जाते हैं। सो आफ्टर द ट्रांसप्लांट by looking at the face we know so many things. It's such a healthy जी and जी जी pious relationship with all our patients. And I am so जी glad and so fortunate that I see so many happy faces every day coming वेरी to ट्रू me. So it has now become an expanding family for me. तो जो मरीज़ फ़ॉलो-अप में रहते हैं, उन मरीज़ों जी में कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बहुत कम रहती है। क्योंकि हम उनको जी स्क्रीन करके, उनकी दवाएँ ऊपर-नीचे करके, अर्ली ट्रीट करके हम उनकी बहुत सी चीज़ें रिवर्स कर सकते हैं। जी और जब मरीज़ फ़ॉलो-अप में नहीं होता और अचानक से प्रॉब्लम होती है, तब मुश्किल होती है। तब So मुश्किल हो सबसे सकती है इम्पोर्टेंट 2 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 इज़ मेडिकेशन समय पे लेना, नंबर 2 जी हेल्दी लाइफ़स्टाइल, नंबर 3 अ हेल्दी फ़ॉलो-अप। अगर ये 3 चीज़ मरीज़ कर रहा है तो 99% दे विल नॉट हैव प्रॉब्लम्स और इफ इवन इफ दे हैव प्रॉब्लम्स दे विल बी सॉल्व्ड इन टाइम। अमेजिंग सर आई थिंक थैंक यू सो मच बहुत सारी जानकारी बहुत सारा गाइडेंस आपने आज इट इस वाज़ अ मौके प्लेज़र पर दिया है रियली प्लेज़र। अमेजिंग सिमरन आई हैंड इट ओवर टू यू थैंक यू सो मच सर वी thoroughly एंजॉयड हमें पता नहीं चला 1 घंटा कैसे चला गया यस ओवर टू यू सिमरन इवन मुझे भी। थैंक यू सो मच सर, इट वाज वेरी वार्मिंग। एक्चुअली जो आपने ये पूरे चीज़ को एक सेंटेंस में बोला था कि रास्ता वो चुनना चाहिए जिसमें ज़िंदगी हो, आई रियली लव दैट स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच सर। Thank you, एंड जो Simran. Thank you, Rahul. You guys are doing such a wonderful work for all the patients who are unfortunately facing this situation. यस And
I consider myself fortunate to be a part of your team, shouldering and giving whatever best I can to them. Thank you so much for inviting me here. It's Yes, been indeed a pleasure, and I'm happy to same. help whenever in future you need my any of Absolutely, sir. expertise. Absolutely, sir. It was a great opportunity, and we would love to, explore this. Thank Thank you you. very much, sir. So, sir, actually, as a memory, we wanted to give you this momentum and Wow. something very special. You might be surprising this. Okay. This is so cute. This is so cute. Please do courier it to my address. Definitely, Sure, sir. sir. Sure, That's a sure. part. Uh, Thank this you is so much, sir. so wonderful. Thank you so much.